Welcome to all of you. Today we are going to start a very new subject which is strength of material, and this subject bears high percentage of marks in various exams. And what are those various exams? As I have written here, GATE, ESE. Okay, in GATE this paper covers approximately 8 to 10 marks per year each year, and in ESE 30 to 35 questions from objective and conventional 50 to 60 mark. So this paper has high weightage. So हमको इस पेपर को बढ़िया से समझना है, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं, और लेकिन बात रही आप पर ध्यान देना। तो सबसे पहले देखिए इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कैसे, कौन कौन सा चैप्टर है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर हमको ये पढ़ना है, हमको ये सीखना है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। नहीं, ये चैप्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक। बेसिक का मतलब है, इसमें मैं सिखाऊंगा डेफिनेशन क्या है सोम का, डेफिनेशन ऑफ सोम। सोम जो एरिया है, ये कौन सा एरिया का हम बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स का कौन सा एरिया है सोम, ये चीज मैं आपको देखना सिखाऊंगा सबसे पहले। फिर बेसिक एक बार खत्म हो गया, ये 1 हटा दीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 जो होगा, मैं ये सिखाऊंगा आपको शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म, सोम तो गया ही गया, स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर में तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही बनाना है आपको। समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये चैप्टर 1 तो इंपॉर्टेंट है ही। सेकेंड, जो सोम का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर के लिए ही पूरा सोम हम पढ़ते हैं। वो चैप्टर है नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये मैं सिखाऊंगा आपको कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वेरियस कंडीशन देखेंगे, टेम्परेचर स्ट्रेस देखेंगे, ओके, या फिर अन्य और कोई इफेक्ट के कारण स्ट्रेस या स्ट्रेन देखेंगे, तो उसमें ये सब देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन के चैप्टर में। थर्ड, जो चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो बताऊंगा कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन से हम खेलें कैसे, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये सब क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, ये सब सिखाऊंगा। तो वो होगा थर्ड चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कॉमा स्ट्रेन। ओके, नाउ द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये थोड़ा अलग है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को समझ लिया तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं, जिसका नाम है डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन, इसमें बहुत सारे थ्योरी हैं, लेकिन मैं डिफ्लेक्शन को आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा, और जैसे कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन जाए और आपको दिखना शुरू हो जाए कि डिफ्लेक्शन कहाँ है, क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये तो मैं बताऊंगा ही, बात की बात है। फिलहाल चैप्टर का नाम लिखिए, फोर्थ चैप्टर डिफ्लेक्शन। फिफ्थ, हाँ, तो फिफ्थ चैप्टर का नाम लिखिए बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस नहीं समझा तो पूरा का पूरा कंक्रीट खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये जो 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर पर, इस 5 चैप्टर पर हम 70 to 80% जो टाइम है हमारा, टाइमलाइन कवर करेंगे, बिताएंगे इस 5 चैप्टर को समझने में। एक बार ये 5 चैप्टर समझ गए, बाकी का जो चैप्टर है वो बेफिजूल का चैप्टर है, बहुत आसान है, फालतू सब है। देखिए क्या है, 6 नंबर चैप्टर है टॉर्सन, बड़ा ही छोटा चैप्टर, आसान चैप्टर ये सब, टॉर्सन। 7th नंबर चैप्टर है शियर स्ट्रेस, ये सब बेकार चैप्टर है, ये सब तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन जो हमको समझना है वो ऊपर का 5। ओके, ऊपर का 5 हमको समझना है, इसीलिए ऊपर का 5 समझाने में
मैं उसी में कवर करूंगा 70 to 80% ऑफ टाइम, और 20% समय के अंदर ये सब बाकी का चैप्टर। तो 7th हो गया शियर स्ट्रेस। 8 नंबर चैप्टर हो गया आपका थ्योरी ऑफ फेल्यूर, जो कि इंपॉर्टेंट है ईएससी के लिहाज से। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछ देता है। थ्योरी ऑफ फेल्यूर ये चैप्टर जो है गेट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आईएएस के अंदर ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है ऑब्जेक्टिव में, इससे क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ फेल्यूर से। 9th नंबर चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमको पढ़ना नहीं है, मैं इसको बताऊंगा भी नहीं, नाम लिख देता हूं। सिलेंडर, ये सब आपको खुद पढ़ना है, सिलेंडर एंड स्फीयर, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? सिविल से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, आज तक नहीं आया, बहुत कम आया है, 5-10 नंबर आया है, 5-10 नंबर आया पूरे 10-20 साल में। तो ये चैप्टर पढ़ना 2-3 घंटा बिताना बेकार है इसमें। आप आपके हिसाब से पढ़ लेना, आप जितना पढ़ोगे। ये सब मैं बताऊंगा, ये सब मैं बताऊंगा। 10th नंबर चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है और मैं वो बताऊंगा क्यों, वो सिविल का गढ़ है, सिविल से ही रिलेटेड है। कॉलम एंड स्प्रिंग, कॉलम बताऊंगा, स्प्रिंग नहीं, कॉलम, ठीक है। कॉलम एनालिसिस, कॉलम एनालिसिस मैं बताऊंगा। इसमें और एक पार्ट आ जाती है स्प्रिंग। इसके लिए कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे ना उसी में आपको समझ में आ जाएगा स्प्रिंग यूज कैसे करना है, स्प्रिंग है क्या। एक ही फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू के डेल्टा, के इंटू डेल्टा, यही फॉर्मूला होता है। इसी को मैं कैसे समझाऊं, क्या समझाऊंगा इसमें, ये बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है सभी ने। डिफ्लेक्शन टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स, तो यही फॉर्मूला को हमको अप्लाई करते रहना है स्प्रिंग के केस में, जहां भी स्प्रिंग आए। और एक चीज क्वेश्चन पूछता है स्प्रिंग से, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, तो स्प्रिंग पे जो एनालॉजी होगा वही एनालॉजी अदर केस में भी होगा, तो आसान है। इसके लिए कोई चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो लेकिन जो चैप्टर पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, इस पर बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिहाज से। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आता है यहां से आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, वहां से आता है। डिफ्लेक्शन, इसको तो एक्सक्लूसिवली ध्यान देना है सिविल वालों के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर सिविल। अरे हम तो सिविल के लिए हैं, वी आर हियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग ओनली। बेंडिंग स्ट्रेसेस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ नहीं समझ पाए बेंडिंग स्ट्रेस तो पूरा कंक्रीट जो है ना, कंक्रीट के अंदर जो बीम का डिजाइन होगा, बीम वो नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर पर ध्यान देना है। इसलिए यहां तक का जो सिलेबस है 70 to 80% का समय टाइमलाइन कवर होगा। ओके, तो चलिए बहुत बातें हो गई, और कहाँ किस एग्जाम में कितना वेटेज है वो मैंने पहले आपको दिखा दिया है, ठीक है। गेट में 8 से 10 मार्क, ईएससी में ऑब्जेक्टिव लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सोम से, कन्वेंशनल तो वेरी इंपॉर्टेंट 50 से 60 नंबर, और 50-60 नंबर कन्वेंशनल एक पेपर बियर करे तो समझ सकते हो कितना बड़ी बात है। 50-60 नंबर, उसमें 40 भी आ गया तो बहुत हो गया। ओके, तो ध्यान से चलिए, अब मैं आपको बताता हूं व्हाट इज सोम। पहले तो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं सोम है क्या आखिर, व्हाट इज सोम। हेडिंग बनाइए, डेफिनेशन ऑफ सोम, डेफिनेशन ऑफ सोम, डेफिनेशन ऑफ सोम पहले लिखिए, समझ में आएगा कि सोम है क्या। तो अच्छा, सोम ये सब सारे के सारे मैकेनिक्स है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये एक तरह का मैकेनिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का विभाग है, पार्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपका बेसिक मैकेनिक्स था, वो 2 विभाग में बटा हुआ है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक जिसको रेस्ट कंडीशन बोलते हैं, दूसरा डायनामिक जिसको बोलते हैं मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो सब कंडीशन होगा डायनामिक का। रेस्ट में है मतलब किसी भी तरह का हलचल नहीं है उसमें, वो मोशन में है, मोशन में नहीं है, तो वो होगा स्टैटिक कंडीशन। तो मैकेनिक्स का यही 2 पार्ट है,
और कुछ नहीं है। तो यही दो पार्ट में से कोई एक पार्ट सोम बियर करता है। अब वो पार्ट कौन सा है? स्टैटिक वाला। डायनामिक्स से हमको मतलब नहीं है। डायनामिक्स वगैरह जो पढ़ाया था हमने फ्लूइड में पढ़ाया था, यहाँ डायनामिक्स से मतलब नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है सब बताता हूं। देखिए, तो लिखिए पहले डायनामिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, ये स्टैटिक माने कि बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, लेकिन इसमें बॉडी इन मोशन, इन मोशन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये दो पार्ट ही है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन। अब बॉडी एट रेस्ट है लेकिन एट इक्विलिब्रियम, एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है बताता हूं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब ये क्या है? ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सोम जो है हमारा, सोम का पेपर वो इस पोर्शन से है। सोम बिलोंग्स हियर, स्टैटिक पोर्शन, नॉट दिस वन। डायनामिक्स से मतलब नहीं है। पूरे के पूरे सोम में मैं कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं करूंगा कि बीम आपका चल रहा है, बीम आपका मोशन में है, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा बीम फिक्स है, बीम रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टैटिक कंडीशन में हम बात करेंगे, डायनामिक कोई बात नहीं करेंगे। मतलब कि लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। समझ में आया? लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं करते। लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इसे समझो। लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट मतलब, मान लीजिए अब आप एक कैंटिलीवर बीम बनाओ। अब कैंटिलीवर बीम क्या है, इस तरह का होता है एक कैंटिलीवर बीम। ये मान लीजिए आपका वाल है और यहां से कोई एक लकड़ी, कोई एक स्टिक का पीस आपने अटैच करके रखा हुआ है, फिक्स करके, और यहां पर आप खड़े हो गए और इसको पुल करने का कोशिश कर रहे हो। पुल किया। अब ये क्या हो कि आपके साथ निकल के जा रहा है, आप इसको लेके चले गए। तो ये चीज सोम में नहीं है। सोम नॉट कवर दिस। सोम कितना कवर करेगा? आप जब तक पुल कर रहे हो तब यहां पर कितना रिएक्शन डेवलप हो रहा है, ये सब हमको कैलकुलेट करना है। यहां पर कितना मूवमेंट डेवलप हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है। एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक माने कि ये रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट आर नॉट अलाउड बट डिफॉर्मेशन आर अलाउड। डिफॉर्मेशन मतलब क्या? क्या हुआ? आप जब पुल करोगे मटेरियल को ना कुछ उसमें इलोंगेशन आएगा। अगर उसमें कंप्रेसिव फोर्स डाले तो कुछ ना कुछ शॉर्टनिंग होगा, बार में कुछ ना कुछ शॉर्टनिंग रिकॉर्ड होगी। तो ये सब हो गया डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप। और चेंज इन शेप चार इफेक्ट के कारण हो सकता है। वो चार इफेक्ट क्या है? ड्यू टू एक्सियल फोर्स, ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स, ड्यू टू एक्सियल कपल, ड्यू टू ट्रांसवर्स कपल। ये सारे चीज मैं बताऊंगा, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपके दिमाग में कि सोम क्या है, डेफिनेशन बेसिक। ठीक है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, सब चीज को दिखाऊंगा पीस पीस करके, इंडिविजुअली होता क्या है ये सब चीज। एक बात रख रहा हूं आपके सामने कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। चलिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। तो एक बात क्लियर हो गया ना कि सोम जो कवर करता है वो कवर करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो स्टडी करेंगे हम मटेरियल का, वो होगा सोम। तो लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट आर नॉट अलाउड, ओनली डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन, वो भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अभी इलास्टिक क्या है बताएंगे, सब बताएंगे। जब हुक्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे इलास्टिक होता क्या है, प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, सारे के सारी चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन आर अलाउड। सोम में इलास्टिक डिफॉर्मेशन अलाउड है, लेकिन लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है। वो कहीं भी नहीं होता। लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट हमारा इंजीनियरिंग में कहीं भी अलाउड नहीं है, स्ट्रक्चर में भी नॉट अलाउड, एनीवेयर इट इज नॉट अलाउड। माइनर इलास्टिक डिफॉर्मेशन आर अलाउड ऑलवेज। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा ये एनालिसिस है वो होगा एक कंडीशन में, क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट आर दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, तीन इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, ये देखिए ये तीन डायरेक्शन है, तीन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है। ये मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया, ओके, और ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो ना कि
मान लो एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग एक फोर्स लगा रहे हो, वाई के अलॉन्ग एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जेड के अलॉन्ग भी एक फोर्स लगा रहे हो। ऐसे तो फोर्स जेड के अलॉन्ग होता नहीं है, आपको इक्विलिब्रियम समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो या इधर भी आप एक फोर्स लगा रहे हो एफ जेड। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फोर्स अगर लिखने चलो तो क्या लिखोगे कि ये जो बॉडी है, यहाँ पर कोई एक बॉडी जिस पर आप फोर्स लगा रहे हो यू, कभी एक्स में लगा दिया, कभी वाई में लगा दिया, कभी इस तरह से लगा दिया, तो ये बॉडी अपने ही प्लेस पर रहे, ना कि इस फोर्स के इफेक्ट के अंदर डिस्प्लेस हो जाए। अगर डिस्प्लेस हो गया तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाया। ओके, तो डिस्प्लेस नहीं होना है। तो अगर ये चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाए तो उसके लिए क्या होगा, उसका रिएक्शन एक डेवलप होगा ना बॉडी में। बॉडी एक तरह से रजिस्ट करेगी ना एफ एक्स को। एफ एक्स इधर लगाए हो, देखो ये बॉडी है, इस पर एफ एक्स लगा दिया आपने। अगर ये बॉडी इस एफ एक्स के इफेक्ट के अंदर आगे आ गई, यहां आ गई, चलिए, तो क्या ये किसी भी तरह का रेजिस्टेंस दिखाई इस एफ एक्स के खिलाफ? नहीं, तो ये सोम नहीं है, ये सोम नहीं है, नॉट सोम। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि ये एक प्रतिक्रिया दी, एक रेजिस्टेंस दिखाई, ठीक है, एक उल्टे डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा दिया, रजिस्ट कर लिया, और वो ये जो फोर्स किस पर निर्भर करेगा? मैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जब बता रहा था, मैं वहां पर जब स्ट्रेस समझाया था, वो निर्भर करता है किस पर? ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मटेरियल का प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन ये कितना डेवलप करेगा। क्या ये रिएक्शन इसे काउंटरैक्ट कर पाएगी? अगर कर ली तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो सोम यहां है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन एफ एक्स मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स along y must be zero, net force along z direction must be zero on the body। उसी तरह से रोटेशन एक होता है, रोटेशन, 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 ये रोटेशन होता है ड्यू टू मोमेंट्स, ड्यू टू मोमेंट। अब मोमेंट होता है दो तरह का, एक होता है एक्सियल मोमेंट, एक होता है बेंडिंग। बेंडिंग नहीं लिखिए, इसे लिखिए ट्रांसवर्स मोमेंट। ये क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी नाम जानिए। नाम क्या है? रोटेशन। रोटेशन ऑलवेज अकर ड्यू टू मोमेंट, और मोमेंट होता है दो तरह से, एक होता है एक्सियल, एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो मान लीजिए रोटेशन को मैं लिखूंगी, ये मोमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एम से, और एक्सियल को दे दिया सब्सक्रिप्ट ए, और ट्रांसफर को दे दिया एम टी। तो उस बॉडी पर नेट रोटेशन भी जीरो होना चाहिए, नेट रोटेशन भी जीरो होना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन मेंटेन्ड है तब वो बॉडी को हम कहेंगे इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, अब सोम वहां पे लगेगा। सोम कैसे लगेगा? हम वो जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है, रिएक्शन मोमेंट एक डेवलप होगा ना, रिएक्शन एक्सियल मोमेंट, ऐसे समझिए, रिएक्शन ट्रांसवर्स मोमेंट। जो तुम ट्रांसफर मोमेंट लगा रहे हो, बॉडी को रोटेट करने का कोशिश कर रहे हो, देखिए कैसे लगा रहे हो, क्या है रोटेशन। एक तरह से मैं एक फोटो बना देता हूं। ये मान लो सेम ये वॉल है, यहां से आपने एक किसी भी तरह के एक बीम, एक बार को फिक्स करके रखा है। अब क्या किया ना आपने कि यहां खड़े हो गए, यहां खड़े हो गए और यहां पे जंप कर रहे हो, तो ये क्या होगा? ये इस तरह से रोटेट होगा ना, इस तरह से घूमेगा, बेंड होगा, क्या ऐसा बेंड होगा? तो क्या हुआ? एक तरह का रोटेशन आ रहा है क्या? अब ये कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, मैं वो दिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पता चल रहा है ना, एक तरह से रोटेट करने का कोशिश कर रहा है। तो इसके इस ये जो फोर्स लगाया आपने, ये पिंक वाला देखिए, इसके दबाव में आके ये बीम रोटेट जो कर रहा है, ये ना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक इस तरह से एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रोटेशन प्रोवाइड करेगा, और ये क्या होगा? ये होगा रिएक्शन, यही तो होगा रिएक्शन, ये होगा एक्शन, तो ये होगा रिएक्शन। ठीक है, तो यही है रिएक्शन मोमेंट हम कहेंगे। अब ये एक्सियल है या ट्रांसफर है वो बाद में बताऊंगा। तो यही होगा रिएक्शन मोमेंट, समझ में आया? तो ये माइनस ये बराबर जीरो होना चाहिए, तब रोटेशन होगा जीरो, तो वो होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो सोम का हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे कब? स्टैटिक एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन।
तो समझ में आया स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? फोर्स इक्विलिब्रियम, रोटेशन इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल लिख लीजिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑन बॉडी मींस, तो एक चीज तो हमने अभी कंक्लूड कर लिया कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत विस्तार से ये चैप्टर को समझाऊंगा, ये सारी चीजों को। बहुत अच्छा सा टॉपिक है ना, सो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से प्यार से समझिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमने दो चीज कंक्लूड किया। आप बुक में पढ़ोगे, यहाँ वहाँ पढ़ोगे, बहुत आदमी बहुत तरह का चीज बताएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वैसे समझिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने दो चीज कंक्लूड किया। क्या? अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स, नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, बॉडी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन बॉडी बराबर 0। रोटेशन बराबर 0। अब रोटेशन क्यों होता है? ड्यू टू मोमेंट्स। मोमेंट को और एक नाम दिया गया है मैकेनिक्स के अंदर, कपल, ठीक है, कपल। तो ये कपल भी दो तरह का हो गया ना, वही सेम, एक्सियल कपल या फिर ट्रांसफर कपल। एक्सियल या फिर ट्रांसवर्स। ये एक्सियल क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, बताऊंगा अभी, पहले लिख लीजिए। नाम तो पहले पता चला ना, कुछ नाम पता चला। ट्रांसवर्स नाम पहले पता करिए। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट रोटेशन 0 होना चाहिए, तब हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसके कारण क्या होगा? नो लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट, नो लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ओनली डिफॉर्मेशन, माइनर डिफॉर्मेशन, ऐसे लिखिए माइनर डिफॉर्मेशन, तब अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और टेक्निकली भी ठीक बैठेगा। ओनली माइनर डिफॉर्मेशन, माइनर डिफॉर्मेशंस are allowed. Okay, only minor deformations are allowed in SOM. So अब चलिए अब लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ सोम। अभी तक तो डेफिनेशन ऑफ सोम लिखा ही नहीं। मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का शब्द उस डेफिनेशन में यूज करूंगा, इसलिए आपको पहले ये चीज समझा दिया कि व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ सोम। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लिखिए डेफिनेशन। लिखिए द स्ट्रेंथ of material is the deformation, डिफॉर्मेशन माने कि चेंज इन शेप। अब चेंज इन शेप, तो मैंने बोला कि डिफॉर्मेशन किसी भी बॉडी में हो सकता है चार इफेक्ट के कारण। एक तो बोला ड्यू टू एक्सियल फोर्स डिफॉर्मेशन हो सकता है, ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स डिफॉर्मेशन हो सकता है, ड्यू टू एक्सियल कपल, ठीक है, या फिर एक्सियल मोमेंट, और ड्यू टू ट्रांसवर्स कपल और ट्रांसवर्स मोमेंट के कारण डिफॉर्मेशन हो सकता है। और व्हाट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज बेसिकली चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन किस तरह का हो सकता है? दो तरह का बेसिकली डिफॉर्मेशन होता है। ये जो चेंज इन शेप होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन। दूसरा होगा एंड एंगुलर। एंगुलर डिफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ आइडिया होगा, क्योंकि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में इस चीज पर बहुत ज्यादा चर्चा किया हुआ है। एंगुलर डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन रेट क्या था, कुछ ना कुछ आइडिया होगा, माने कि चेंज इन एंगल। तो अगर बॉडी में एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, माने कि उसका शेप में, शेप का जो शेप है उसमें एंगुलर चेंज आ रहा है। अब वो कैसे आता है मैं सब दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहां देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई फेस है, ठीक है,
ये कोई फेस है तो ये इसका एंगल यहाँ है 90 डिग्री। अब ये रोटेट कर गई और इसका फेस यहाँ आ गया इस तरह से, तो ये एंगल चेंज हो गया ना थीटा। अब यहाँ है किसी भी इफेक्ट के अंदर, मान लीजिए कोई भी इफेक्ट था, उसके अंदर ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आया कि नहीं आया, यही है एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। ये सारे के सारे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोम? कोई पूछ दे कि सोम क्या है तो क्या बताओगे, ये बताना है। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द डिफॉर्मेशन, लीनियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन माने कि चेंज इन एंगल डिफॉर्मेशन एट विच कंडीशन, एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस, माने कि नो लार्ज बॉडी डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज बेसिकली चेंज इन शेप एंड दिस कैन बी अकर्ड इन टू वेज, लीनियर माने कि इलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग, या फिर एंगुलर चेंज, शेप में एंगुलर चेंज आ गया। समझ में आ रहा है? एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन माने कि उस बॉडी पर नेट फोर्स, नेट रोटेशन किसी भी तरह से जीरो होना चाहिए। ओके, सो एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब यहां पर मैं एक शब्द को जोड़ूंगा, ठीक है, जिसका मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एट इलास्टिक लिमिट, या फिर विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसे लिखिए, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। अब ये नेट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब पता चला ना आपको, वो क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको अंडरलाइन करिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये कंडीशन का क्या मतलब था? नेट फोर्स जीरो, या फिर नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही तो था स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, ये मैंने बता रखा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अब विद इन इलास्टिक लिमिट, तो पंगा हो गया यहाँ, इलास्टिक लिमिट तो मैंने बताया ही नहीं। तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट अभी उतना विस्तार से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे तब इलास्टिक लिमिट में आप गुरु बन जाओगे, आप इलास्टिक लिमिट का मास्टर बन जाओगे। आपको कोई भी पूछेगा हाँ ये है इलास्टिक लिमिट, तुरंत बता दोगे। अभी नहीं होगा। एक आइडिया देता हूं कि इलास्टिक लिमिट है क्या। देखिए, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक मतलब क्या होता है? आपके मन में आ रहा होगा रबड़ वगैरह, आप जो बचपन में स्कूल में रबड़ इरेजर लेके जाते थे, उसको इलोंगेट करते थे, वो फिर से अपना अपना शेप रिगेन करता था, उस तरह का बिहेवियर याद आ रहा है कुछ? तो वही है इलास्टिक एक्चुअली। अब अभी तो वही समझिए, फिलहाल वही है। किसी को इलोंगेट किया, फिर छोड़ दिया, वो अपने शेप में आ गया, ओरिजिनल पोजिशन पे आ गया। तो ये प्रॉपर्टी जो है, यही है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। फिलहाल इतना समझिए, लेकिन है ये और कुछ। ठीक है, इसमें और बहुत सारे बातें हैं जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब मैं बताऊंगा, जब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, या जब हुक्स लॉ बताऊंगा, तब वहां पर हमको ये चीज डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, जब मैं स्ट्रेन एनर्जी समझाऊंगा, तब जब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस वगैरह बताऊंगा, वहां पर जाके इलास्टिक लिमिट क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए उतना ही दिमाग में रखिए कि बचपन में जो रबड़ इरेजर था, उसका बिहेवियर याद करिए, वही उसी को एज्यूम करिए कि दैट इज इलास्टिक। ठीक है, दैट इज इलास्टिक। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब चलिए डिफॉर्मेशन पे कुछ चर्चा करते हैं। व्हाट इज डिफॉर्मेशन? मैंने बताया डिफॉर्मेशन इज बेसिकली इज चेंज इन शेप, यस और नॉट? Deformation is basically change in shape of the body. So this can be occurred under 4 effect. बार बार मैं बताया, 2-3 बार जिक्र किया 4 इफेक्ट। वो 4 इफेक्ट क्या उसे लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। लिखिए कि डिफॉर्मेशन is basically change in shape, yes or not? Change in shape. अब ये चेंज इन शेप कैन बी अकर अंडर 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। वो इफेक्ट कौन कौन सा? इफेक्ट्स, किस तरह के इफेक्ट के कारण ये डिफॉर्मेशन आएगी बॉडी में?
तो वो एक पहला इफेक्ट है ड्यू टू एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स दिखाऊंगा, एक्सियल फोर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है, सब पहले लिख लीजिए। ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स, ड्यू टू एक्सियल कपल, कपल कुछ नहीं, कपल वही मोमेंट, मोमेंट का ही अलग नाम है कपल। ड्यू टू ट्रांसवर्स कपल। ओके, देखिए ये है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, कोई एक अगर मैं बॉडी बनाऊं, मान लीजिए ये एक बॉडी बनाया, ठीक है, इस तरह से एक बॉडी है, इस तरह का एक बॉडी है, अब यहां पे एक्सिस बना रहा हूं, देखिए ये जो एक्सिस है ये वाला एक ये और ये एक ऐसा होगा मिलेगा, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये जो पॉइंट है वहां से कट नहीं किया, इसलिए इसे इरेज करना पड़ रहा है मुझे। देखिए तो ये इस तरह से होगा, एक एक्सिस ऐसे मिलेगी, समझ में आया। ये मान लो वाई वाई बोला, ये मान लो जेड जेड बोला, और ये मान लीजिए एक्स और एक्स, इधर भी अंदर भी होगा ना एक्स एक्स। तो ये जो एक्स एक्स एक्सिस है ना, इसे हम कहते हैं एक्सियल, एक्सियल एक्सिस। और वाई वाई और जेड जेड जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। हमेशा हमेशा ध्यान रखना यही होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अगर एक्सियल फोर्स है तो अलोंग एक्स डायरेक्शन लग रहा होगा, अलोंग दिस एक्सिस। अगर ट्रांसवर्स फोर्स है तो अलोंग वाई या फिर अलोंग जेड लग रहा होगा, समझ में आया। एक्सियल कपल है तो कोई कपल अलोंग एक्स लग रहा होगा, अगर ट्रांसवर्स कपल है तो कोई कपल अलोंग वाई वाई या फिर जेड जेड एक्सिस के अलोंग लग रही होगी। यही मतलब हो गया क्या। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एक्सिस किस तरह से डिफाइंड है सोम के अंदर, तो ये इस तरह से डिफाइंड है, वाई वाई एंड जेड जेड आर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड एक्स एक्स इज एक्सियल एक्सिस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए ड्यू टू एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स मतलब क्या हो गया, मान लो कोई एक फिक्स्ड बीम है, फिक्स ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर इसे बोलते हैं, एक वन साइड फिक्स हो दूसरी तरफ फ्री, ये बीम है। बीम मतलब इस तरह का होगा, अंदर रेक्टेंगुलर होगा, समझ में आ रहा है, इस तरह का प्रोफाइल होगा इसका, इस तरह से है, फिक्स है। छज्जा देखे हो, छज्जा घर का, तो वही है छज्जा, मान लो ये छज्जा। ओके, अब इस पर अगर इधर तुम फोर्स लगाए एफ, तो इस फोर्स का क्या नाम होगा, एक्सियल फोर्स होगा, ये एक्सियल फोर्स। अब इस फोर्स के कारण हो सकता है ये यहां पर मैंने क्या दिखा, यहां पर मैंने लिखा है इस तरह से, मतलब इसको लग रहा है ना कि आपको ये इसको इलोंगेट करने का कोशिश कर रहा है, हाँ, इसको यहां से ये जो फिक्स पोर्शन यहां से पुल आउट करने का कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का अगर कोई इफेक्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम उसे कहते हैं टेंसाइल फोर्स। तो ये एक तरह का टेंशन फोर्स हो गया, टेंशन इफेक्ट आ गया, टेंशन इफेक्ट आ गया, ठीक है, ये एक तरह का टेंशन इफेक्ट आ गया। अब देखिए इस इफेक्ट के कारण क्या हो सकता है, ये धीरे 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 हल्का सा ये यहां पर फिक्स रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, उसका लंबाई हल्का सा बढ़ गया, मान लो इतना, कुछ इतना बढ़ गया डेल्टा, ये डेल्टा लंबाई उतना बढ़ गया इतना, तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन। तो क्या शेप में चेंज होगा, तो इलोंगेशन होना सिर्फ डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ शेप में चेंज होना है। तो इलोंगेशन होने के कारण क्या शेप में चेंज होगा, ये मुझे बताओ आप, शेप में चेंज होगा, सोचने वाली बात है, लॉजिक अगर क्लियर हो गया यहां तो बहुत मजा आएगा। देखिए पकड़ लिया,
नहीं पकड़ पाए जो, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अभी इसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब चाहे प्रायर टू डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन, दोनों स्टेट में उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, मटेरियल तो उतना ही है ना। तो क्या इसमें जो इसका क्रॉस सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन माने कि ये जो विड्थ थी, ये जो प्लेन आपको मिल रहा है, ये जो सेक्शनल प्लेन, क्या इस स्टेट में भी ये सेक्शनल एरिया सेम रहेगा? नहीं, वो थोड़ा सा लेसर एरिया होगी, सेक्शन एरिया विल डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या शेप में चेंज आएगा? वो पतला हो जाएगा ना। आप देखो, आप एक काम करो, च्युइंगम देखे हो, खाते हो बबल गम, बबल गम खाओ, उसका एक इस तरह का स्ट्रिप बनाओ, अब उसको इलोंगेट करो, उसको टानो, ये क्या धीरे धीरे पतला होता है ना, पतला होके टूट जाता है ना। तो ये सेम इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, पतला होगा तो शेप में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, समझ में आया? तो इलोंगेशन के कारण शेप में चेंज हो रहा है, और वो इफेक्ट क्या हुआ, एक्सियल इफेक्ट हो गया, एक्सियल फोर्स, और टेंशन इफेक्ट यहाँ पे दिखाया। उसी तरह से अगर तुम कंप्रेस करोगे, दबाओगे, तो वो और फैलेगा कि नहीं, फूलेगा, तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और बढ़ेगा, किसी एक सेक्शन पर इंक्रीज कर जाएगी, फिर भी तो शेप में चेंज आया कि नहीं आया? आ गया ना, यही बात है। तो शेप में चेंज आ रहा है, तो डिफॉर्मेशन हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि डिफॉर्मेशन हुआ। तो ये इफेक्ट हो गया एक्सियल इफेक्ट, एक्सियल फोर्स के कारण, ठीक है। ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है, देखिए ये बड़ा ही अजीब टाइप का फोर्स है। सेम कैंटिलीवर बीम को लीजिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सा होगा, ये तो एक्स हो गया, ये हो गया जेड जेड, ये हो गया वाई वाई। तो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा आपका वाई वाई या फिर जेड जेड। अगर फोर्स आपने यूं लगाया एफ, ठीक है, इस फोर्स के कारण अगर डिफॉर्मेशन आ रहा है तब क्या होगा, हम उसे कहते हैं ड्यू टू ट्रांसवर्स इफेक्ट। अब इस फोर्स के कारण क्या इफेक्ट होता है, ये चीज समझना अभी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज कपल। इस फोर्स के कारण कपल जनरेट होता है, एक तरह से समझ में आया, इस फोर्स के कारण कपल जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है ये हम आपको बताएंगे। एक्सियल फोर्स के कारण भी कपल जनरेट होता है, लेकिन ये वाला कपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बेंडिंग मोमेंट इसके कारण हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट वगैरह क्या है सब बताऊंगा आगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। पहले फोर्सेस को समझना इंपॉर्टेंट है, कौन सा फोर्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्या इफेक्ट है, तभी जाके सब चीज क्लियर होगा। तो ये हो गया ट्रांसवर्स फोर्स, या फिर इधर से लगा रहे हो तो ये हो गया ट्रांसवर्स फोर्स। अलोंग वाई वाई और जेड जेड अगर फोर्स लगा रहे हो तो ट्रांसवर्स फोर्स। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सीजी पर ही लगेगा फोर्स। हम सोम में यही एज्यूम करेंगे कि फोर्स विल ऑलवेज एक्ट एट सीजी। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि फोर्स इतना इसेंट्रिसिटी पर लगाएं। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ये क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो सर्कल है उसका ये सीजी है, ठीक है, यहां पे कोई एक फोर्स लग रहा है एफ। अगर आपने यूं किया कि इस सीजी पर फोर्स ना लगा के कुछ कुछ डिस्टेंस अवे ऑन द एक्सिस अलोंग द सीजी, मान लीजिए इतना डी डैश पर फोर्स लगाया एफ डैश, तो ये जो डी डैश की वैल्यू है ना, यही है इसेंट्रिसिटी। समझ में आया? ये डी डैश होगा इसेंट्रिसिटी, मतलब सीजी से कितना डिस्टेंस, कितना अवे फोर्स आप लगा रहे हो किसी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो वो होता है इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी के कारण ही बेंडिंग मोमेंट वगैरह जनरेट होती है। वो कैसे मैं दिखाऊंगा, सब चीज दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। तो इतना तो समझ में आया ना कि ट्रांसफर फोर्स क्या है, एक्सियल फोर्स क्या है। सिर्फ यही कि एक्सियल एक्सिस के अलाउंग अगर फोर्स लगा दिया वो हो गया एक्सियल फोर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलाउंग फोर्स लगा दिया तो हो गया ट्रांसवर्स फोर्स। ओके, अब देखिए कपल क्या होता है, व्हाट इज कपल। तो पहले लिखिए व्हाट इज कपल।
फिर मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम बना के। सो में डायग्राम क्लियरली बनाना। अगर डायग्राम में उल्टा सीधा बना रहे हो तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना। फोर्स है, सो मैकेनिक्स है पूरा, स्टैटिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स एट स्टैटिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट एट स्टैटिक कंडीशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सो। ठीक है, तो देखिए कपल क्या होता है, कपल लिखिए, कपल का इसके बारे में कुछ लिखिए। कपल इज a physical quantity, that gives rotation to cross section. ओके, कपल जो है वो क्वांटिटी है जिसके कारण क्रॉस सेक्शन में रोटेशन आती है, क्रॉस सेक्शन रोटेट कर जाए। समझ में आ रहा है? क्रॉस सेक्शन में रोटेशन होना है, अगर ऐसा कोई रोटेशन जिसके कारण होता है वो होता है कपल। यही मतलब हुआ है ये लाइन का, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके कारण क्रॉस सेक्शन आपका रोटेट कर जाए, तो वो दैट इज कपल। अब रोटेट करेगा तो किस तरह से करेगा? दो तरह से करेगा, वो दो तरह का रोटेशन क्या है देखिए। इफ द रोटेशन इज अबाउट एक्सियल, और इसी को हम और एक नाम से कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। एक्सियल का ही और एक नाम है लॉन्गिट्यूडनल, कभी कभी इसका भी प्रयोग किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड टॉर्क और एक्सियल कपल। अब समझ में आया टॉर्क क्या है? टॉर्क वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण क्रॉस सेक्शन रोटेट करे अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये कैसे होता है दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, दिखाऊंगा। सोचना नहीं है कि होता क्या है, एकदम नहीं डूब जाना है, मैं सब दिखाऊंगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए कॉपी में। ठीक है, तो ये तो टॉर्क का बात क्लियर हो गया। अगर अब बताओ कि अगर रोटेशन जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट हुआ तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे मोमेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, इफ द रोटेशन इज अबाउट any of the transverse axis, it is said to be moment और ट्रांसवर्स कपल। ओके, अब देखिए, अब ये जो रोटेशन हुआ, वो रोटेशन का जो इफेक्ट है वो क्या है? टॉर्सन का जो इफेक्ट है, जो रोटेशन हुआ शेप में, ठीक है, रोटेशन अलोंग जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हुआ, वो इफेक्ट को हम कहते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्ट कर गया, आपका क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट करता है अगर, ठीक है, अगर मतलब मोड़ आप कलाई किसी का पकड़ो और रोटेट कर दो, वो क्या ट्विस्ट कर रहे हो, तो उसी तरह का इफेक्ट नजर आता है क्रॉस सेक्शन में। एंड वो क्यों हुआ? ड्यू टू टॉर्क। समझ में आया? तो टॉर्क का इफेक्ट क्या हो गया? ट्विस्टिंग इफेक्ट। लिखिए, टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्टिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हमेशा क्लियर होना है इस बात पर, टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्टिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यही से पूछता है, ट्विस्टिंग किसके लिए होता है? टॉर्क। ट्विस्टिंग रिलेटेड है किससे? टॉर्क से। अलग अलग रूप में पूछेगा लेकिन यही पूछेगा, ये बेसिक है, जड़ यही है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे? टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्टिंग
ऑफ सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां से पाप नहीं करना है कभी भी, हमेशा क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन। कौन सा सेक्शन? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कौन सा सेक्शन? क्रॉस सेक्शन, हमेशा क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन छोड़ के हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। एक चीज ध्यान में हमेशा रखिए, हमेशा क्रॉस सेक्शन कहना है। ओके, क्रॉस सेक्शन। टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विस्टिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपने एक चीज आपके कान में बहुत ज्यादा अटा होगा, बेंडिंग 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 बेंडिंग। तो बेंडिंग क्यों होता है? बेंडिंग इज द इफेक्ट ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट के कारण बेंडिंग होता है। अब मोमेंट क्या होता है? रोटेशन अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सा है? एक्स 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 एक्स, नो सॉरी नॉट एक्स एक्स, जेड जेड एंड वाई वाई। जेड जेड एंड वाई वाई एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट होता है उसके कारण बेंडिंग इफेक्ट आती है क्रॉस सेक्शन में। अब वो बेंडिंग इफेक्ट क्या है दिखाता हूं फोटो बना के, लेकिन लिख लीजिए कि मोमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसीलिए हम कह देते हैं बेंडिंग मोमेंट। समझ में आया? तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब यही हो गया ट्रांसवर्स मोमेंट। ओके, या फिर सिंपल मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। तो मोमेंट पहले ऐसे लिखिए, मोमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग इफेक्ट, बेंडिंग ऑफ सेक्शन, बेंडिंग ऑफ सेक्शन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताता हूं डायग्राम बना के। मान लीजिए कि ये कोई एक बार है जो कि प्लेस्ड है कहीं पर। ठीक है, ये बार है, ये है उसका एक्सियल एक्सिस, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। नाउ अब हमने कहा आपसे कि एक कपल होता है एक्सियल कपल। तो एक्सियल कपल लगाया, ऐसा लगाया, मान लीजिए ये लगाया एम एक्स, इसे मैंने कहा एम एक्स। अब ये क्रॉस सेक्शन है, इसको मैं कह देता हूं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब देखिए ये एक्सियल कपल का इफेक्ट क्या था, इसका जो डिफॉर्मेशन था, इसके कारण डिफॉर्मेशन क्या होता था? ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग होता था। अब ये ट्विस्टिंग क्या है? देखिए ये एक्सियल कपल के कारण ये क्रॉस सेक्शन को मैं बाहर निकालूं, अगर ये वाला एरिया बाहर निकालता हूं, यहां निकाला बाहर, यही है ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां पर जो एक्सिस बाहर निकलते हुए नजर आ रही है ऐसा, इसी पर एक कपल लग रहा है एम एक्स, लग रहा है, लग रहा है। अब क्या आएगा ना ट्विस्टिंग, मतलब कि आपको लगेगा इसके कारण ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये ए पॉइंट यहां आ गई, ये ए कुछ इस तरह से यहां आ गई। ओके, इस तरह से, इस तरह से ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया सी डैश, ये हो गया डी डैश। इस तरह से क्रॉस सेक्शन आपका मूव कर जाएगा, ट्विस्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन ये ट्विस्ट कर जाएगा। ये हो गया ए डैश, मतलब अब तुमको क्या नजर आएगा, सेक्शन आपका ऐसा नजर आएगा, इस तरह से, ऐसा। समझ समझ पा रहे हो? ट्विस्टिंग मतलब ऐसा ट्विस्ट कर गया, मोड़ दिया, अपने हाथ को मोड़ा, हाथ को मोड़ के देखिए क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है कि नहीं, वही ट्विस्टिंग का इफेक्ट है यहाँ पे। तो लेकिन एक चीज तो यहां आपको नोट करना है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। मतलब ये जो सेक्शन है इसका सीजी यही होगा, ट्विस्टेड सेक्शन का भी सीजी वही होगा, सीजी उसका चेंज नहीं होगा। हाँ, शेप उसका डिफॉर्म हो जाएगा, वो ट्विस्ट कर जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट कर जाएगा, लेकिन एक्सिस वही रहेगी। जो एक्सियल एक्सिस जहां पहले थी बाद में भी वही है, मेंटेन्ड है। समझ में आया? ये है ट्विस्टिंग। तो बेंडिंग क्या होता है देखिए, सेम सेम बार को लीजिए, सेम बार, डायग्राम एकदम साफ,
डायग्राम एकदम साफ। तो इस बार का ये तो था एक्स लॉन्गिट्यूडनल, ये होता था ट्रांसवर्स, ठीक है, वाई वाई और जेड जेड। तो ट्रांसवर्स मोमेंट एम जेड या फिर एम वाई, ऐसा समझ में आ रहा है, एम जेड एम वाई। इसके इसका इफेक्ट क्या होता था, ट्रांसफर मोमेंट का इफेक्ट ये है, बेंडिंग होता था, क्रॉस सेक्शन बेंड करता था आपका सेक्शन। अब बेंडिंग बेंडिंग ये कैसे होगा, ये देखिए, आपको लगेगा कि ये जो बार है ऐसा, ठीक है, मान लो कोई एक 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 ले लो, एम जेड ले लो, एम जेड ले लो, एम जेड एम जेड, ठीक है। इसके कारण क्या होगा ना कि यहां मान लो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये फिक्स्ड सपोर्ट। ये क्या होता है सब बताऊंगा, फिक्स्ड सपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट हम अभी पढ़ेंगे। मान लीजिए एमजेड यहां लग रहा है ट्रांसवर्स मूवमेंट, इसके कारण आपको नजर आएगी कि आपका जो बार है इस तरह से इसका सेक्शन बेंड हो गया, समझ में आ रहा है, इस तरह से बेंड कर गया। अब क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ बेंडिंग, ये लिखिए बेंडिंग, चेंज हो रहा है, पहले यहां था अब आ गया ये, तो ये अलग है ना, लेकिन मोमेंट वही है। तो इसके इफेक्ट के अंदर बेंडिंग हुआ, इस तरह से बेंड होता है बार आपका, मतलब बेंड हो रहा है, समझ रहे हैं ना, बेंडिंग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज जिसको हो गया उसके लिए सोम आसान है। समझिए, एक पोल को मान लो फिक्स कर दिया और पोल पर आप लटक के एकदम पोल को बेंड करने का कोशिश कर रहे हो, तो बेंड हो जाएगा। तो पहले जो एक्सिस था जहां से आपने रोटेशन उसमें प्रोवाइड किया वो चेंज हो गया ना, तो एक्सिस ऑफ बेंडिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ट्विस्टिंग में क्या एक्सिस चेंज हो रहा था, सेक्शन का एक्सिस वही था, बाद में भी वही रहेगा, लेकिन इसमें बेंडिंग में एक्सिस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ओके, हो रहा है। तो ये होता है बेंडिंग और वो होता है ट्विस्टिंग, समझ गए बेंडिंग ट्विस्टिंग क्या है। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट लिख देना आप लोग, इसके लिए आपको खुला छूट है, कमेंट कितना भी करो, डाउट कितना भी आए एकदम कमेंट कर देना, एकदम वीडियो में डाउट पूछ लेना है। अगर नहीं तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे डाउट, तो वहां भी मैं डाउट क्लियर करूंगा, आप मैसेज करना। ये नहीं तो ऑडियो, ऑडियो बटन आप दबाओगे, आपका जो भी डाउट है आप उसे बोल देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से भी डाउट क्लियर हो सकता है। तो चलिए, लेकिन क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन अभी नहीं बनाना, अभी तो लॉजिक समझिए, कॉन्सेप्ट अभी बिल्डअप करेंगे, क्वेश्चन जब बनाना होगा मैं वहां बताऊंगा क्वेश्चन कब बनाना है। तो ये था बेंडिंग, वेंडिंग खत्म हुआ, बेंडिंग ट्विस्टिंग डेफिनेशन खत्म हुआ सोम का। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, इस वीडियो को उतना लेंदी नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जहां से मैं शुरू करूंगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा ये होगा एसएफडी एंड बीएमडी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी एंड बीएमडी मैं जब समझाना शुरू करूंगा तो वहां कहां से समझाऊंगा, ये पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट किस किस टाइप का होता है, फिर बताऊंगा टाइप्स ऑफ बीम, क्योंकि बीम का ही ना एसएफडी बीएमडी बनाना है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बीम। उसके बाद एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, फिर तो करना क्या है, क्वेश्चन बनाएंगे, एसएफडी बीएमडी बनाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मैं तुरंत ही अपलोड करने वाला हूं। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो अपलोड कर दिया कि सोम हम ऐसे पढ़ेंगे और सोम का डेफिनेशन क्या है ये मैंने बता दिया। अब इसमें कोई डाउट है तो आराम से आप पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7008
420,353। ये व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप का एक ग्रुप भी मैंने बना रखा है और ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा किसी ना कोई वीडियो पे। वेल, आई एम एंडिंग हियर नाउ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।